पिछली बार हमने राष्ट्रीय काव्य धारा और हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा में मैथिली शरण जी गुप्त के स्थान पर विशद चर्चा की थी। उस संबंध में हमने देखा था कि हिंदी जगत में राष्ट्रीय काव्य धारा का अभ्युदय वीरगाथा काल से आरंभ होता है। वीरगाथा काल में वीरता प्रधान कविताएं लिखी गई थीं, जिनका मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं की मर्जी के मुताबिक हुआ करता था। वीरगाथा काल के बाद रीतिकाल का आगमन हिंदी काव्य साहित्य के अंदर होता है। रीतिकाल में विभिन्न प्रकार की रचनाएं हुई, जिसमें राष्ट्रीय रचनाओं भी रीतिकाल के परिप्रेक्ष्य में हुई। उस समय हमारे देश में मुगल कालीन साम्राज्य स्थापित हो चुका था और औरंगजेब का शासन रीतिकाल के समय में था। तदुपरांत भारतेंदु युग का आगमन हुआ। भारतेंदु युग के अंदर बहुतेरे राष्ट्रीय कवि उभर करके सामने आए, क्योंकि अब मूल बात मुगलों के से युद्ध और मुगलों से सामना करने की नहीं थी, क्योंकि भारतेंदु काल तक हमारे राष्ट्रीय अस्मिता के ऊपर अंग्रेज काबिज हो चुके थे। स्वयं भारतेंदु ने भी अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी रचनाएं लिखी तथा अंग्रेजी शासन को हटाने की पुरजोर अपील भारतीय नागरिकों को की। उस समय मैथिली शरण जी गुप्त आए, जिन्होंने राष्ट्रीय काव्यधारा को सिरमौर रखा। आज हम मैथिली शरण गुप्त के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैथिली शरण गुप्त का सामान्य परिचय तथा उनकी काव्यगत विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालेंगे। मैथिली शरण जी गुप्त का जन्म संवत 1943 में झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ। कवि होने की लालसा उनको संस्कार में ही मिली थी और उनके पिता भी स्वयं एक अच्छे कवि थे। उनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी अच्छे कवि माने जाते हैं। इस प्रकार गुप्त जी का पूरा परिवार काव्य के प्रति समर्पित था और उनकी अधिकांश कविताएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थी। गुप्त जी ने अपना समूचा जीवन काव्य रचने में बिताया। उनकी अनेक काव्य कृतियाँ भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में, अहिंदी भाषा में और हिंदी भाषा दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों में उनकी काव्य रचनाएं आदर के साथ पढ़ी जाती है। मैथिली शरण गुप्त की इसी काव्य सेवाओं को देख करके भारत के राष्ट्रपति ने उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त ने अपनी साहित्य सेवाओं के साथ साथ राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करके भी हिंदी के मस्तक को ऊंचा किया। मैथिली शरण गुप्त ने अनेक प्रकार की काव्य रचनाएं की है, जिसमें उनकी जयद्रथ वध, नहुष, काबा और करबला, यशोधरा, पंचवटी इत्यादि खंड काव्य हैं। साथ ही भारत भारती 1912 में लिखा हुआ उनका प्रथम काव्य है, जिन्होंने उन्हें द्विवेदी जी की प्रेरणा से लिखा था। तदुपरांत उन्होंने साकेत नाम के महाकाव्य की रचना की। साकेत ने गुप्त जी को हिंदी काव्य जगत में स्थापित किया और साकेत से गुप्त जी हिंदी जगत के अंदर एक श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित हो सके हैं। गुप्त जी ने अपनी विविध काव्य रचनाओं में न केवल भारत की आंतरिक स्थिति को देखा, अपितु भारत के अंदर जो मनुष्य अपने कर्तव्य बोध से वंचित थे, जिन मनुष्यों में निराशा थी, भारतीय जनमानस में जिस प्रकार से एक प्रकार का भय व्याप्त था, जो एक प्रकार से अकर्मण्यता थी, और मनुष्य होकर के जो मनुष्य की जो दृष्टि होती है, मनुष्य के हिसाब से जो कार्य करने में अपने आप को जो कमज़ोर महसूस कर रहे थे, गुप्त जी ने ऐसे सभी मनुष्यों को उत्प्रेरित किया, जगाया, उनकी चेतना को जगाया और उनको संदेश दिया कि नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इस प्रकार गुप्त जी ने
एक और जहाँ भारतीय मनुष्य को जगाने की चेष्टा की, वहीं उन्होंने अपने भारत की भारतीय नारी को भी देखा, नारी की असहायता, उनकी दुर्बलता और नारी की जो कमज़ोर स्थिति है उनको चित्रित करते हुए अत्यंत संवेदना के साथ जुड़ करके उन्होंने नारी चरित्र का विश्लेषण कर नारी के संदर्भ में भी लिखा कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस प्रकार गुप्त जी ने एक और जहाँ भारतीय मनुष्य को अपने काव्य में स्थान दिया, वहीं दूसरी ओर भारतीय नारी को भी चित्रित कर उन्होंने अपने काव्य की गरिमा को बढ़ाया। गुप्त जी ने अपने समय के समाज को भी देखा, समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, समाज में व्याप्त जो पारस्परिक विद्वेष है, जो असामंजस्य की स्थिति है, समाज में व्याप्त जो असौहार्द है, उन सभी को गुप्त जी ने बड़ी दृष्टि संपन्न भाव से देखा और उसका विश्लेषण अपनी कविता के अंदर किया। गुप्त जी को समाज में जो स्वार्थपरता जो उभर कर आई है, वह स्वार्थपरता गुप्त जी को कचोटने वाली लगी। इसलिए गुप्त जी एक स्थान पर लिखते हैं कि जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसको चाहती जिसको चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है। इस प्रकार गुप्त जी ने स्वार्थपूरित मनुष्य को भी अपने काव्य में ला करके और उसके भीतर का जो एक मतलब परस्त जीवन है, उस मतलब परस्त जीवन को भी घुड़की पिलाई है और उनको संदेश दिया है कि वह स्वार्थ को छोड़कर ही मनुष्य बन सकता है और मनुष्य बनकर ही वह समाज की सेवा कर सकता है। गुप्त जी ने भारतीय नारियों के संदर्भ में भी हमेशा अपने संदेश को दिया है और भारतीय नारियों का जो उत्सर्ग राष्ट्र को बनाने में और राष्ट्रीय विचारधारा को जगाने के अंदर रहा है, उस पर भी गुप्त जी ने अपनी लेखनी को चलाया है। हमारे भारत में जब हमारे भारत की आज़ादी को खतरा गुप्त जी ने महसूस किया और राष्ट्रीय परतंत्रता को स्वतंत्रता में परिणित करने के लिए गुप्त जी ने जो भारतीय समाज को आहूत किया, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने भारतीय नारी को आगे कर भारतीय नारी के मुख से यही कहलवाया कि जब जब भी इस देश के ऊपर किसी आतताई का या किसी आक्रामक का हल्ला होगा या जब जब इस देश के ऊपर वो ललचाई दृष्टि से इस देश को पराधीन बनाने के लिए आगे आएगा, तब भारत के वीर तो तैयार रहेंगे और भारत के वीर की ऐसी नारियां भी वो अपने देश की रक्षा के लिए उनको सुसज्जित करके प्राण से उनको युद्ध भूमि में शहीद होने के लिए भेजेगी। यहाँ गुप्ता जी लिखते हैं कि हम ही सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में शास्त्र धर्म के नाते। इस प्रकार गुप्त जी ने भारतीय नारियों के भीतर जो राष्ट्रीयता का जज्बा है, उस जज्बा को भी उन्होंने अपनी कविता में ढाला है। गुप्त जी ने एक महान काव्य रचना की है साकेत। साकेत की रचना करते समय उनके सामने महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक लेख उनका प्रमुख आधार बना। उस लेख में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से वह लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि रामायण के रचयिता कविवर वाल्मीकि और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास, इन दोनों महान कवियों ने न तो अपनी कमंडली से उर्मिला के चरित्र का विश्लेषण किया और न तुलसीदास ने अपने तुलसी पत्र से उर्मिला के चरित्र का विश्लेषण किया। इस प्रकार उर्मिला कविता से सर्वथा उपेक्षित रही। यह वह दौर था जब महात्मा गांधी भी उपेक्षित पात्रों को ऊंचा उठाने की बात कर रहे थे। इस दौर से संलग्न होकर के और विशेषकर महावीर प्रसाद द्विवेदी के कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से संलग्न होकर के गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की और उसके नवम सर्ग में उर्मिला का चरित्र बड़ी व्यापकता के साथ प्रस्तुत किया, जो हिंदी साहित्य के अंदर आज भी हिंदी काव्य साहित्य में एक अमूल्य निधि के रूप में स्तुत्य है और वो पठनीय है। इस प्रकार
गुप्त जी ने एक विहंगम दृष्टि के साथ साकेत की रचना कर न केवल हिंदी काव्य साहित्य का भाल ऊंचा किया है, बल्कि अपने राष्ट्रीय कवि होने का जो स्वरूप उनको प्राप्त हुआ था, उस स्वरूप की भी लाज उन्होंने रखी है। गुप्त जी जहाँ अपनी काव्य में सामाजिकता को लाते हैं, जहाँ राष्ट्रीयता को लाते हैं, जहाँ काव्य में दर्शन को लाते हैं, जहाँ काव्य में हमारी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जहाँ काव्य में हमारी भारतीय पौराणिकता की बात करते हैं, जहाँ काव्य के विविध आयामों में भारतीयता के विविध पक्ष की बात करते हैं, वहीं गुप्त जी ने प्रकृति को भी अपने काव्य के अंतर्गत स्थान दिया। प्रकृति का सिंहावलोकन भी उन्होंने करके और पंचवटी जैसे खंड काव्य की रचना की, जहाँ उन्होंने प्रकृति के स्वरूप का बड़े ही उद्दाम भाव से चित्रण किया। जहाँ गुप्ता जी लिखते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। इस प्रकार गुप्त जी अपनी काव्य धारा को सिर्फ राष्ट्रीयता के साथ नहीं रखते, बल्कि राष्ट्रीय कवि होने के साथ साथ वे अपने संपूर्ण दायित्व का निर्वहन अपनी कविता की यात्रा में करते हैं। और इस दृष्टि से वे भारतीय पौराणिक पात्रों तक भी गए, इस दृष्टि से वे भारतीय सामाजिक पात्रों तक भी गए, इस दृष्टि से वे भारतीय नारियों को भी उन्होंने चित्रांकन किया, इस दृष्टि से उन्होंने भारतीय प्रकृति को भी उन्होंने उसका भी निरूपण अपने काव्य जगत के अंतर्गत किया। सबसे बड़ी बात जो गुप्त जी के अवदान के रूप में स्वीकार होगी, गुप्त जी की काव्य यात्रा में और गुप्त जी की जितनी भी संरचनाएं हमारे सामने देखने को मिलती है, हमें एक सबसे बड़ी बात उसमें देखने को मिलती है कि गुप्त जी को जो काव्य रचने की भाषा मिली थी, वो भाषा इतनी परिमार्जित, इतनी सुसंस्कृत भाषा नहीं थी। एक प्रकार से वो पलने में पली हुई बच्चे की तरह भाषा थी। गुप्त जी ने उस भाषा का अवलोकन किया, उस पलने में पली हुई छोटी सी भाषा के छोटे से स्वरूप को उन्होंने देखा और उसको पलने से उतार करके उसको घुटने घुटने चलाना सिखाया और उसकी अंगुली थाम करके उसको चलना सिखाया, उसको सयानी बनाया, उसको बड़ी बनाया, उसको समझदार बनाया, उसको काव्य योग्य बनाया और फिर उस भाषा का पाणी ग्रहण संस्कार आने वाले छायावादी कवियों के साथ उन्होंने करा दिया। इस प्रकार गुप्त जी जहाँ एक सशक्त कवि के रूप में हिंदी काव्य जगत के अंदर अपना सिरमौर स्थान रखते हैं, वह भाषा की सर्जनावस्था में भी गुप्त जी का नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। आज जो हिंदी का स्वरूप हम देख रहे हैं, आज खड़ी हिंदी का जो स्वरूप, व्यापक स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है, आज हिंदी में जिस प्रकार की प्रांजल कविताएं लिखी जा रही हैं और जो काव्य भाषा का संस्कार आज के कवियों के अंतर्गत दिखाई देते हैं, उनमें निस्संदेह गुप्त जी की काव्य यात्रा और गुप्त जी के द्वारा प्रतिपादित काव्य भाषा का अनुसरण है। इस प्रकार गुप्त जी स्तुत्य हैं, भारतीय साहित्य की दृष्टि से भी, भारतीय संस्कृति को साहित्य में निरूपित करने की दृष्टि से भी और आने वाले युगों युगों तक भारतीय युवाओं के भीतर राष्ट्रीयता के प्रति उत्सर्ग जगाने की दृष्टि से भी गुप्त जी का नाम उल्लेखनीय रहेगा, गुप्त जी का काम उल्लेखनीय रहेगा, गुप्त जी का काव्य उल्लेखनीय रहेगा। प्रारंभ में गुप्त जी कलकत्ता से निकलने वाले वेश्योपासक नामक पत्रिका के अंदर लिखते थे। उनकी तुकबंदियाँ प्राय हुआ करती थी और एक प्रकार से वे तुकबंदियों के माध्यम से अपनी बात को करते थे। यह गुप्त जी के काव्य प्रतिभा का, इसको हम उद्गम स्वरूप कह सकते हैं कि किस प्रकार से वे एक तुकबंदियों का सहारा लेकर अपनी रचनाओं को निर्मित करते थे, लेकिन धीरे धीरे तुकबंदियाँ करते करते वे एक सच्ची और परिपक्व कविता की डगर पर खड़े हुए मिलते हैं और इस डगर पर आकर गुप्त जी ने द्विवेदी जी से संपर्क में आकर उन्होंने फिर अपने भीतर जो
कविता की अजस्र धारा उनके भीतर सुप्त रूप से छुपी हुई थी, वह द्विवेदी जी के सानिध्य में आकर के और मुखरित होने लगी। द्विवेदी जी ने और द्विवेदी जी की प्रेरणा ने ही उनको भारत भारती लिखने के लिए उत्सुक बनाया और तब उन्होंने भारत की, समूचे भारत की स्थितियों का अवलोकन किया। उस समय लगभग 1910 या 1912 का वह समय था। उस समय भारतीय जनमानस की स्थिति बड़ी डामाडोल थी हर दृष्टि से। उस समय का कृषक शोषित था, उस समय का समाज दलित और पीड़ितों से बटा हुआ समाज था और उस समय जाति पाति और वर्ग विभेद की स्थितियां भारत के अंदर थी। इस प्रकार से चारों ओर से ऐसा लगता था कि भारत में सब तरफ नर्क पसरा हुआ है। ऐसी स्थिति, ऐसी भयावहता और इस प्रकार की जो प्रतिकूल परिस्थिति है, उन परिस्थितियों का गुप्त जी ने अवलोकन किया, हृदय से भी किया, दृष्टि से भी किया। क्योंकि काव्य रचना में जहाँ भाव पक्ष उभर कर आता है, वहाँ कई बार मस्तिष्क पक्ष भी कारगर होता है। यही वजह है कि गुप्त जी ने भारत भारती में भारत की जो दुर्दशा है, भारत दुर्दशा को समुचित रूप से उन्होंने स्थापित किया और उसको प्रस्तुत किया। गुप्त जी ने इस प्रकार से जो भारतीयता का जो एक घिनौना रूप था, उसको भारत दुर्दशा के अंदर उन्होंने चित्रित किया और तब ऐसा लगने लगा था कि गुप्त जी अब अपनी लेखनी को न केवल भारत के इस सामाजिक परिदृश्य तक केंद्रित रखेंगे, अपितु अब उनकी लेखनी भारत की समूची जो स्थिति है, चाहे वह भौगोलिक हो, चाहे वह सांस्कृतिक हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे वह दार्शनिक हो, सभी पक्ष को उनकी कलम अवश्य छुएगी। और कालांतर से यह देखने को मिला कि चाहे भारत के पौराणिक पात्र हों, चाहे कृष्ण का वर्णन विश्लेषण हो, उन्होंने द्वापर लिखा, उन्होंने जयद्रथवत लिखा, उन्होंने यशोधरा लिखा, उन्होंने नहुष लिखा और उन्होंने भारत के अंतर्गत जो हिंदू मुस्लिम वास कर रहे थे, उनके आपस में जो विद्वेष थे, उन विद्वेष को भीतर उनकी खाई को पाटने के निमित्त काबा और करबला लिखा। इस प्रकार से मैथिलीशरण गुप्त ने अपने काव्य में भारत के उन समूची स्थितियों को देखने की कोशिश की, जिन स्थितियों के संबंध में या जिन स्थितियों को लेकर भारत में एक प्रकार की इस प्रकार की एक धारणा बनी हुई थी कि जब तक इन स्थितियों पर कोई रचना आएगी नहीं, तब तक भारत अपने आप को इन स्थितियों से उबार नहीं सकेगा। इसलिए चाहे भारतीय दार्शनिकता का पक्ष हो, चाहे भारतीय सामाजिकता का पक्ष हो, ऐतिहासिकता का पक्ष हो या भारतीय मर्यादा का पक्ष हो, सारे पक्ष को उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत संयोजित किया। निसंदेह मैथिलीशरण गुप्त ने अपने काव्य के भीतर उन सभी धारणाओं को विश्लेषित और विवेचित किया, जिन धारणाओं के बल पर भारत का जो एक आदर्श स्वरूप है, जिसको हम पूर्व से पश्चिम की ओर भेजा हुआ प्रकाश कह सकते हैं, उस प्रकाश को मैथिलीशरण गुप्त ने एक कर्तव्य संपन्न भाव से बनाए रखा और उसका जो अवलोकन है या उसे अवलोकनार्थ अपने काव्य रचना के अंतर्गत प्रस्तुत किया। हमारे आदर्श मूल्य, हमारी पौराणिकता और हमारे उन सभी विचार वैविध्यों को, जिनकी वजह से
भारतवर्ष एक समृद्ध राष्ट्र की श्रेणी में कम से कम साहित्य की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से जाना जाता है, उन मूल्यों को संवारने में मैथिलीशरण गुप्त ने अपने काव्य में उन सारे मूल्यों को नियोजित किया। गुप्त जी एक महान कवि रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी महानता है कि उन्होंने अपने आदर्श पुरुषों को कभी अपने काव्य की प्रेरणा बनाने में मुंह नहीं फेरा। मैथिलीशरण गुप्त के बड़े आदर्श महात्मा गांधी थे। बापू राष्ट्रीय सेवा से जुड़े हुए थे, संलग्न थे और बापू के जो भी देश हित में उद्गार हुआ करते थे, उन उद्गारों को उन्होंने अंगीकृत करते हुए और अपनी काव्य रचना की। उनकी काव्य रचना से प्रभावित होकर ही महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्रीय कवि की संज्ञा से विभूषित भी किया। राष्ट्रीय कवि की संज्ञा से विभूषित होने के उपरांत मैथिलीशरण गुप्त के ऊपर यह और भी गुरुतर दायित्व पैदा हो गया कि जब राष्ट्रीय कवि का तमगा उनके पास है, तब ऐसे में उनको अपनी दृष्टि इस तरीके से मुखरित करनी होगी जिसमें समूचे राष्ट्र का वर्णन विश्लेषण वह करें तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी भाव से वे अपनी रचनाएं करें। तो गुप्त जी ने इस कसौटी को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी लेखनी से राष्ट्र के जितने भी स्तूप हुआ कर सकते हैं, स्तुति के, वर्णन के, विश्लेषण के, उन सारे स्तूपों को अपने काव्य जगत में उतारा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उर्मिला का चरित्र एक ऐसा चरित्र रहा है जिस चरित्र का वर्णन विश्लेषण न वाल्मीकि ने किया है, न गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। गुप्त जी ने उस चरित्र को जीवंत बनाया है और लक्ष्मण से जो वियोग उर्मिला को प्राप्त हुआ, उस वियोग के अंतरंग बनकर गुप्त जी ने इस प्रकार से अपनी लेखनी चलाई है जिससे न केवल एक विरह का जो एक संश्लिष्ट स्वरूप हो सकता है, उस संश्लिष्ट स्वरूप को उन्होंने वर्णन और विश्लेषित किया, बल्कि विरह को भी किस प्रकार से काव्य की निधि बनाया जा सकता है। विरह को काव्य की निधि हमारे यहाँ सूरदास ने भी बनाई। इस प्रकार से उर्मिला का जो वर्णन विश्लेषण करने में गुप्त जी भक्तिकालीन कवियों की परंपरा का निर्वहन कम से कम विरह के क्षेत्र में करते हैं। इसी प्रकार से रीतिकाल में भी विरह के ऊपर, वियोग के ऊपर काफ़ी लिखा गया। तो यदि हम राष्ट्रीय काव्य धारा के संवर्धन में और राष्ट्रीय काव्य धारा के परिपालन में यदि हम गुप्त जी की को स्थान देते हैं, तो जो भारतीय काव्य में एक विरह की लेखन की जो एक सुदीर्घ परंपरा रही है, उस परंपरा में भी साकेत के उर्मिला खंड नवम सर्ग में उर्मिला के माध्यम से हम देख सकते हैं कि गुप्त जी कहीं जाकर के और भक्तिकाल और रीतिकाल की जो विरह व्यंजना ज्ञापित हुई है, उस विरह व्यंजना के साथ भी वे अपना नाता जोड़ लेते हैं। इस प्रकार गुप्त जी के काव्य में एक भारतीय राष्ट्रीय काव्य धारा का विश्लेषण तो होता ही है, लेकिन भारतीय सांस्कृतिक और भारतीय साहित्यिक परंपरा का भी विनियोग उनके काव्य धारा में मिलता है। इस प्रकार गुप्त जी की काव्य यात्रा अतीत से लेकर उनके पर्यवसान तक रही। 1964 में गुप्त जी का देहावसान हुआ। 1964 तक गुप्त जी सतत रूप से भारतीय काव्य जगत की सेवा करते रहे और उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से इस प्रकार से बिंब पैदा किए, इस प्रकार के प्रतीक पैदा किए, इस प्रकार के कारक पैदा किए कि जो कारक और जिस बिंब को लेकर, जिस प्रतीकों को लेकर के आने वाले समय में भी काव्य रचनाएं की गई। ये गुप्त जी की काव्य चेतना का ही परिणाम था कि छायावाद कवि जहाँ प्रकृति से सम्मोहन जोड़ करके अपनी रचनाएं ज्ञापित करते थे, वहाँ छायावादी कवियों ने भी अपने परम दायित्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय भावना से संलग्न होकर के अपनी काव्य रचनाएं की। एक प्रकार से छायावादी कवियों को ये गुप्त जी की काव्य रचना का मिला हुआ महाप्रसाद था।
इस प्रकार से गुप्त जी को यदि हम उनके काव्य चेतना के बल पर उन्हें जोड़ें तो गुप्त जी केवल छायावादी कवियों तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उनकी प्रेरणा के बिंब आने वाले कवि सुभद्रा कुमारी चौहान तक भी उनकी प्रेरणा के बिंब हमारे सामने आती है, जहाँ वह बुंदेलों हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार गुप्त जी अपने पीछे एक परंपरा छोड़ते हैं। गुप्त जी एक काव्य परंपरा के उद्घाटक भी हैं, काव्य परंपरा के संयोजक भी हैं और काव्य परंपरा के प्रदेता भी हैं। वे भाषा के निर्माता हैं, भाषा के निर्मायक हैं और आने वाले कवियों को एक संस्कृत निष्ठ और एक साहित्यिक निष्ठ भाषा देने के वे प्रदेता भी हैं। इस प्रकार गुप्त जी का मूल्यांकन यदि हम करेंगे तो उस मूल्यांकन में हमें यही मिलेगा कि गुप्त जी राष्ट्रीय काव्य धारा के श्रेष्ठतम कवि तो रहे ही हैं, इसके उपरांत भी आधुनिक हिंदी के भी वे पुरोधा कवि हैं।